ये कहानी 1942 जब यूएसएस सेंट्रल प्राइड का एक शिप अपने 2000 फौजियों के साथ तैयार था जापानीज से बदला लेने के लिए। उस शिप पर कई टॉर्पीडो, बॉम्बर और फाइटर जेट थे। इसमें एक एयरक्राफ्ट भी होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हैरल्ड, बॉम्बेडियर यानी बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जिन। और जब दोस्तों ये बॉम्ब फेंक कर वापिस आ रहे होते हैं तो ये आसमान के बादलों में बहुत ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और इनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा था। जिन रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल क्लियर न होने की वजह से उसे आवाज अच्छे से नहीं सुनाई देती है। और तभी उसके रेडियो पर जापानीज की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो रेडियो की तार निकाल देता है और मोर्स कोड के जरिए संदेश भेजता है। लेकिन इनका पायलट हैरल्ड बोलता है कि तुम्हें दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा और वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इनका संपर्क फिर भी नहीं हो पाता है। और अब हैरल्ड के पास इस विशाल समुद्र के ऊपर लैंड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम अपना जरूरी सामान निकाल लो, हमें अब यहीं पर लैंडिंग करनी होगी क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। और वो इस विशाल समुद्र में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हैरल्ड की तो बेल्ट खुल जाती है, लेकिन टोनी और जिन की बेल्ट नहीं खुलती और वो एयरक्राफ्ट के साथ डूबना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इसके पहले ये एयरक्राफ्ट के साथ डूबते तभी इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर हैरल्ड है। इनके पास एक एयर बोट होती है और ये तीनों उस एयर बोट पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब इनके पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है। हालांकि इनकी एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन ये उसमें फंस गए थे, इसीलिए उसमें से कुछ निकाल नहीं पाए। और इस साउथ पैसिफिक में, इस विशाल समुद्र में जिसका इन्हें कोई अंत नहीं दिख रहा था, ये तीनों अब फंस चुके थे। लेकिन इन तीनों को पूरा यकीन था कि जल्द यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को बचाकर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। इन्हें आसमान में यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट दिखता है, लेकिन इनकी जो बोट है वो बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई से इनकी एयर बोट को नहीं देखा जा सकता और ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन होती है जिसे चला के ये इशारा दे सके कि ये यहाँ पर हैं। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही चिल्लाते भी हैं। लेकिन वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो इन्हें देख नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हैरल्ड जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ ढूंढने के लिए आए थे और ये हमारे लिए आखिरी मौका था और वो बार बार एक ही जगह पर ढूंढने नहीं आएंगे, यानी कि अब इन्हें खुद ही यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन हैरल्ड जो कि इन सब में सीनियर है, वो जानता है कि ये सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। और ये तीनों अपने जूते निकाल देते हैं, लेकिन इनकी जो एयर बोट है वो इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी सामान रखने की जगह ही नहीं है। हैरल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे और इसके बाद टोनी और जिन अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हैरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है कि आपने अपने जूते क्यों नहीं फेंके, तो वो कहता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा और इसीलिए हमें एक पैर बचाना होगा। और इस तरह इनका पहला दिन बिना खाने के, बिना पानी के निकल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये तीनों यहाँ एक साथ सो भी नहीं सकते, इसीलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को इनका चीफ, जिसका नाम हैरल्ड है, वो बोलता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और जिन उसे हैरानी से देखते हैं और इसके बाद हैरल्ड अपने जूते में यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है क्योंकि वो जानता है कि इन्हें यहाँ पानी मिलना इतना आसान नहीं है। दूसरे दिन हैरल्ड इन्हें बताता है कि हम समुद्र में फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 1900 माइल्स दूर है और हमारे पीछे है साउथ अमेरिका जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। हैरल्ड एक पायलट है, इसीलिए उसे जगहों का, दिशाओं का अच्छा ज्ञान होता है। वो कहता है कि हम अगर इसी तरह चलते रहे तो कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही भूख और प्यास से मर जाएंगे। जिन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास जो थोड़ा सा सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होती है और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डाल देते हैं। तभी इनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं और जब ये उसे खींचते हैं तो इनकी रस्सी टूट
जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जिन कहता है कि यहाँ कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है, ये समंदर में है, पानी में है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए जिन पानी में कूद जाता है वो कहता है कि मैं और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके पीछे टोनी भी कूदने जा रहा था, लेकिन तभी उसे हैरोल्ड रोक लेता है। वो कहता है कि इस पानी में शार्क है, और ये बात जब जिन को बताई जाती है तो वो भी जल्दी से बोट पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब ये लोग पानी में भी नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं, और ना ही इन्होंने पानी की एक बूंद पीती और ना ही खाने का एक निवाला, और ये तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वह समुद्र का पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन हैरोल्ड उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये पानी तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा सुखा देगा। दरअसल यहाँ पर फंसने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हैरोल्ड, जो कि इसका पायलट है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। वो जिन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं, और रेडियो पर जिन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है, और इसी वजह से वे रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से ये समुद्र में फंस जाते हैं। अब अचानक से हैरोल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है। वो कहता है कि हम इससे चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली है कहाँ। और इसके बाद वो अपनी राफ्ट पर, अपनी हेयर बोट पर एक चार्ट बनाना शुरू कर देता है। और चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी स्थिति का पता चलता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा। और वो लाइफ जैकेट से और इनके पास जो सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं, जिससे इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी। और जब ये उसे निकालेंगे तब ये उसी दिशा में जाएंगे जिस तरफ हवा चल रही होगी, और ऐसा करने से ये उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बना के पानी में डाल देते हैं, इससे इनकी बोट स्टेबल हो जाती है। और इसके बाद ये प्रेयर करते हैं, और प्रेयर करने के बाद ये कहते हैं कि हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए हैं, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। हैरोल्ड विस्पर से मांगता है कि समंदर में जितनी भी बोट है उन सबकी रक्षा करना, और उन्हीं बोट में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि जैसे हमारे दोस्त ने कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है। कृपया आप बारिश कर दें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जिन कहता है कि ईश्वर को थोड़ा सा वक्त दो, अब रात हो जाती है। और ये जब सबके सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। और कई दिनों के बाद इन्होंने पहली बार पानी की एक घुट पी है। इससे इन्हें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि जिन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। हैरोल्ड कहता है कि मैंने आज से पहले तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन नहीं देखा। तुम पिछले एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक हफ्ते में एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जिन कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन जिन खुद भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। हैरोल्ड कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि इस चाकू को हमेशा अपनी जेब में ही रखना, क्योंकि एक यही चीज है जो इस राफ्ट में छेद कर सकती है। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और वो पानी में मछली का इंतजार करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसे मछली दिखती है वह उस पर वार कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। तो वह कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने राफ्ट पर चाकू मार दिया। हैरोल्ड कहता है कि चाकू को निकालना मत, क्योंकि अगर उसने चाकू निकाला तो पानी उनकी राफ्ट में भर जाएगा और इस तरह से ये अपनी राफ्ट खो देंगे। जिन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क मछली के बच्चे पर मारा होता है और वो उसे ऊपर राफ्ट पर खींच लेता है। और उसके बाद ये सब मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई सारी छोटी मछलियां भी निकलती है। और इस तरह से ये पूरे एक हफ्ते के बाद खाने का एक निवाला खाते हैं, जिससे न केवल इन्हें खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आती है। यहाँ पर जो हैरोल्ड होता है वो कहता है कि मैं अब घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी। वो इन दोनों से भी पूछता है कि तुम दोनों की शादी हो गई है। दरअसल ये तीनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह पर्सनली नहीं जानते। टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। जिन कहता है कि ना मेरी शादी हुई है ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। जिन कहता है कि तुम जब वापस जाओ तो तुम मेरी वैन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। अब जब ये बात कर ही रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि बहुत सारी शार्क इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूम रही है। दरअसल इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारकर खाया था उसका कुछ खून पानी में गिर गया था।
जिसकी स्मेल से सारी शार्क यहाँ आ जाती है, लेकिन वो इनकी राफ्ट को कुछ भी नहीं करती। वो सब की सब वापस चली जाती हैं। अब हालांकि इन्होंने खाना खा लिया है, पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये एक बार फिर से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक रात में जब जिन पानी के अंदर हाथ डाल के बैठा होता है, तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन जिन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। और एक बार जिन को दिखता है कि सामने कुछ है, उसे लगता है कि सामने कोई आइलैंड है, और वो टोनी को दिखाता है, लेकिन टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अब दोस्तों 15वें दिन ये दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसकी गन है, और तभी जिन धीरे से कहता है कि मुझे अपनी गन दो और बिल्कुल आवाज मत करना। टोनी उसे गन दे देता है। तभी वो देखता है कि उनकी राफ्ट पर एक पक्षी बैठा होता है, और वहीं पर हेरल्ड भी सो रहा होता है। जिन उस पर गोली चला देता है, गोली पक्षी को लग जाती है, लेकिन वो समुद्र में गिर जाता है। और जब हेरल्ड देखता है कि इन्होंने एक पक्षी को निशाना बना दिया है, तभी वो पानी में कूद जाता है। वो उस पक्षी के पास जाता है, और जैसे ही वो उस पक्षी को उठाता है, तो वो देखता है कि उसके पीछे एक शार्क आ रही है। और अब हेरल्ड जल्दी से अपनी राफ्ट की तरफ आता है, और इससे पहले कि वो शार्क का निवाला बन जाता, वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है, और वो शार्क इसके राफ्ट के नीचे से निकल जाती है, और इस तरह से हेरल्ड बच जाता है। और अब इनके पास एक बार फिर से खाना है। 15 दिन में ये दूसरी बार है जब इन्हें खाना मिला है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, इसका असर इनके दिमाग पर भी हो रहा होता है। इन सबको अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं, और अब इन्हें यहाँ पर 20 दिन हो जाते हैं। और जब सुबह हेरल्ड उठता है, तो वो देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा होता। इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना। जिन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हमें आज तक आइलैंड तक पहुँच जाना चाहिए था। वो आइलैंड कहाँ है? हेरल्ड बोलता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है। और ये सुनते ही दोनों हैरान हो जाते हैं, यानी हेरल्ड अभी भी श्योर नहीं है कि ये कहाँ पर है। जिन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समुद्र में लैंड करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारा शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे, जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए, इसीलिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और अब हेरल्ड भी एक्सेप्ट कर लेता है कि जब हवा में थे तब उसे नींद आ गई थी, और दरअसल वो कुछ सेकंड्स के लिए सो गया था। और जब उसकी आंख खुली, जब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे, वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, और पेट्रोल खत्म होने की वजह से उन्हें समुद्र में लैंड करना पड़ा। और अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं, यानी इन सबके पीछे गलती हेरल्ड की होती है। और हेरल्ड को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है। वो इन दोनों से माफी मांगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिन उस मैप को उठाता है जो हेरल्ड ने लाइफ बोट की जैकेट के ऊपर बनाया था, और वो कहता है कि अब यही हमें घर वापस ले जा सकता है। और तभी हेरल्ड को एक आइडिया आता है। उसके पास जो शूज है, वो इन्हें जिन के चाकू से काट कर उनकी शॉल से 2 चप्पू बना लेता है, ताकि जिस भी दिशा में ये जाना चाहे उस दिशा में जा सके। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं है, और कुछ और दिन बीत जाते हैं। आज इन्हें समुद्र में पूरे 30 दिन हो चुके हैं, और 30 दिन के बाद इनके अंदर अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये प्यासे हैं, भूखे हैं, और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन है। अब उसी रात बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है, और थोड़ी ही देर में ये उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी राफ्ट उलट जाती है। टोनी, जिसको तैरना नहीं आता, वो भी खो जाता है। लेकिन तब ये देखते हैं कि टोनी भी राफ्ट की दूसरी तरफ होता है। ये राफ्ट को सीधी करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक कर राफ्ट पर चढ़ जाते हैं, और इस तरह से ये भयानक तूफान से बच जाते हैं। और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, और इनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था रात को तूफान में समुद्र में कहीं खो गया। और इन्होंने भी अब मान लिया है कि अब ये बचने वाले नहीं है। ये इस राफ्ट के ऊपर जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं, और इन्हें अपने घर की भी याद आ रही होती है। हेरल्ड अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है, और जिनको टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई दिखती है, दरअसल उसे हेलुसिनेशन हो रहा होता है। जिस तरह टोनी ने अपनी बहन का डिस्क्रिप्शन दिया था, उसी तरह उसे उसकी इमेज दिख रही होती है। और टोनी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है कि तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनते। हेरल्ड भी ये सुनकर बहुत दुखी होता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से हैंड होगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल हेरल्ड इस सब का अपने आप को गुनहगार समझ रहा था। लेकिन तभी टोनी बड़ी मुश्किल से बैठता है, और वो कहता है कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं, और इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। और इसके बाद वो अपने हाथ से ही चप्पू चलाना शुरू कर देता है, और उसे देखकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं, और उसे देखकर वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन चाहे ये अपने आप को कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर लें, इनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती,
और 34 दिन के बाद जब ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके होते हैं, लगभग मर चुके होते हैं, इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। और उसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें मैंने एक हरे खेत को देखा है। हेरल्ड कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। और इसके बाद हेरल्ड समुद्र का पानी उठाकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने मान लिया था कि अब वे नहीं बचेंगे। और तभी उसके सामने लेटा जिन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा दिख रहा है। और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है। और इसे देखकर उनके अंदर एक खुशी और एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समुद्र में बिताने के बाद आज वे एक छोटे से आइलैंड तक पहुंच गए। और ये अपने हाथों से नाव को जोर जोर से उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर बाद ये तीनों समुद्र के किनारे पर पड़े होते हैं। 34 दिनों के बाद इन्हें धरती को छुआ है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। यही बीच पर 2 झोपड़े भी होते हैं और ये तीनों के तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं। और इस तरह से ये तीनों उस मुश्किल सफर को खत्म करके 20 फरवरी 1942 को पूका पूका नाम के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बच गई क्योंकि इन्होंने इतने मुश्किल सफर में भी आशा नहीं छोड़ी। आशा, होप एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में आपको लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। और इसी की वजह से ये बच गए। और दोस्तों, इन्होंने 1000 मील से भी ज्यादा का सफर तय किया है। और हेरल्ड को नेवी ने अवार्ड भी दिया क्योंकि उसने इस मुश्किल सफर में भी अपने क्रू को बहुत अच्छे से लीड किया था। लेकिन उसने इसके बाद कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरीके से सही हो गया तो उसने अपना करियर नेवी में ही कंटिन्यू रखा। और 1986 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी राख को समुद्र के ऊपर से छोड़ दिया गया। जिन ने भी वॉर के दौरान रेडियो मैन का काम किया। और सन 1940 में उसने टोनी की बहन से शादी कर ली। और आखिर में इन तीनों की असल पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें ये तीनों अपनी राफ्ट पर बैठे हैं और थम्स अप करते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।